नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पाई है। अब खबर आ रही है कि चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के 12 से 16 हजार लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। वहीं कार्यक्रम की व्यवस्था की देखरेख के लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। सरकार के गठन में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पाई है। बीजेपी के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वह दिल्ली का सीएम बना सके। नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि इनमें से कोई भी सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन में हो रही देरी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान उनसे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले देख लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजंस लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। देखिए, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे उस पर वो स्वीकार्य होगा, या फिर अमित शाह जी जो कहेंगे वो स्वीकार्य होगा। विधायक दल की बैठक कीजिए, जो कानून कहता है कि जो सर्वसम्मति से विधायकों के नाम होगा उसको अपॉइंट कीजिए, पर ये हो नहीं रहा ना, इसलिए गुटबाजी चल रही है। इनकी ये नाकामी पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता देख रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि जहां तक इन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मुझे लगता है शायद 20 तारीख को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस विकास धारा को आगे बढ़ाना और आगे चलाना वो हमारे नेता और हमारी पार्टी के ही बस में है। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है। अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, साफ पानी देने के लिए, यमुना की सफाई के लिए आपने कुछ तो किया नहीं। अब आपको बहुत ही हबड़-दबड़ है, बहुत जल्दी है, क्यों? और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर? वो आदमी जो चोरी और दलाली के आरोप में जेल में था, जमानत पे बाहर है आज भी। एक बार भी बोला था मुख्यमंत्री कौन है? हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा। आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को। क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन नहीं है, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 10 दिन हो चुके हैं और ऐसे में अब लगातार सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका चेहरा साफ नहीं है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां पर नया मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेगा। सीएम की रेस दिल्ली में जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी देरी क्यों?
रामलीला मैदान भी सच कर तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने बोला है कि 48 विधायकों पर प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा नहीं है। आपको बता दें 10 दिन हो चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को घोषित हुए हुए और अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर लगातार मंथन जारी है। सीएम की रेस लगातार चल रही है। कई ऐसे नाम हैं, पूर्वांचली नाम भी शामिल हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया, काफी भारी मतों से हराया, उनका भी नाम सीएम रेस में चल रहा है। आपको बता दें आज भी बैठक हुई थी जहां पर सीएम कौन बनेगा इस पर लेकर मंथन जारी था, लेकिन उसके बाद कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौट चुके हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे से लौटेंगे तो उसके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जल्द फैसला सुना दिया जाएगा। 12 दिनों के बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन है इसका कोई अता पता नहीं है। पूर्वांचली चेहरे से लेकर, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव है इस साल, तो बीजेपी साधना चाहती है। तो दिल्ली में सीएम कौन बनेगा इस पर लेकर लगातार मंथन जारी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आप प्रवक्ता संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी जुड़ गए हैं और बीजेपी से आलोक वत्स जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी संजीव कौशिक जी। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुनने में काफी समय हमेशा से लगाती है, अमूमन 10 से 12 दिन तो लग ही जाता है। ऐसे में विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये देखिए, विपक्ष को परेशानी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर करे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव को जब आप गौर से देखेंगे तो एक अलग तरीके का यहाँ का चुनाव था। आम आदमी पार्टी के तमाम उन नीतियों पर मुहर लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी और उसके बाद में बढ़ चढ़ के उन्होंने वादे किए थे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जनता ने जिन वायदों पर मुहर लगाया है वो वायदे जितनी जल्दी हो सके वो पूरे कर लें। क्या 48 विधायकों में से एक भी सुयोग्य उनको विधायक नहीं मिल रहा है? पहले तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, वापस आएंगे जी। तो वो जिस पे उंगली रखेंगे फिर वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब वो भी आ गए, तो अब भी यदि संशय की स्थिति बनी है तो क्या अब इंटरव्यू लेना बाकी है उन विधायकों में से? गालीबाज विधायक है ही आपके पास, पत्थरबाज विधायक है ही आपके पास, पैसे वाले, पैसे से वोट खरीदने वाले भी विधायक हैं। तो कौन सी ऐसी योग्यता है जो वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित हो और उस मुख्यमंत्री से हम कहें कि आपने कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो आप शुरू कर दीजिए, मार्च महीने से शुरुआत कीजिए, आप 2500 रुपए देना शुरू कर दीजिए। आपने कहा था कि गर्भवती महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे और 6 किट देंगे, शुरू कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। विद्यार्थियों को आपने कहा था कि विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा देंगे हम, और जितने भी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं उन्हें 15,000 रुपए देंगे। आप जितनी जल्दी हो सके उन्हें दीजिए। तो ये तमाम फहरिस्त जो भारतीय जनता की पार्टी ने वायदे किए हैं वो फहरिस्त लेके हम बैठे हुए हैं कि दिल्ली की जनता ने इन्हीं वायदों के आधार पर मुहर लगाई है। और लगातार हम तो शुरू से हालांकि कहते चले आए कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे आम आदमी पार्टी के चेहरे के सामने इनका कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सामने टिकता हुआ दिखाई दे रहा हो। और वो बात सही निकलती हुई दिखाई दे रही है कि कोई सुयोग्य चेहरा नहीं है अभी तक, और उस चेहरे के चक्कर में वो फंसे हुए हैं दिल्ली की जनता। योग्य चेहरे में तो कई नाम हैं। अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने भारी मतों से वहां पर हराया है। सबसे पहले सीएम रेस में प्रवेश वर्मा का नाम है। अगर हम इतिहास उठाकर देख ले तो हमेशा दिल्ली का मुख्यमंत्री वही बना है, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में शीला दीक्षित की बात कर लें या फिर आपके शासनकाल में अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो जीता है वही मुख्यमंत्री बना है। तो प्रवेश वर्मा काफी योग्य चेहरा तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
फातिमा हमें क्या ऐतराज है, प्रवेश वर्मा को ही बनाए, लेकिन बनाए तो सही। आप एक दिल्ली के चुनाव में 26-27 साल के बाद में आप चुनाव जीती हैं, आप इसमें पूर्वांचलियों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार चुनाव है इसलिए पूर्वांचली को रख लेते हैं। सिखों का एक चेहरा देखती है, सिखों को साधना है तो सिख का एक चेहरा देख लेते हैं, महिला को साधना महिलाओं का रख लेते हैं, जाट समाज को साधना है तो जाटों का रख लेते हैं। तो कितने मुख्यमंत्री बनाएंगे, कितने पूरे समीकरण को एक ही बार मुख्यमंत्री बना के आप साध लेने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये बात समझ नहीं रही है, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप यदि दिल्ली की जनता के लिए चिंतित होते तो अभी तक मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, किस भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को कौन नहीं जानता कि जिस पर साहब उंगली रखेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। किसी की हैसियत है कि उस उंगली से अलग हट जाए। तो ये विधायक दल के बैठक में एक नाम चुना जाएगा, उस नाम को आगे बढ़ाया जाएगा, वही मुख्यमंत्री होगा। ये खोखली बातें मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री दीजिए और दिल्ली का जो काम रुका हुआ है उसको सुचारू रूप से शुरू कीजिए। ठीक है, मैं संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के पास जाना चाहूंगी। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है कहां पेच फंस रहा है? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को आने में अब 10 दिन बीत चुके हैं। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे घोषित हुए थे, आज 17 तारीख है, कल 10वां दिन लग जाएगा, आज 9वां दिन है। आपको क्या लग रहा है कहां पर वहां पे पच रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वर्किंग स्टाइल है। पेच कहीं भी नहीं फंसा हुआ है, कोई भी दावेदार नहीं है जो खुल के ये कह सकता हो कि मैं सीनियर हूं या मेरी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए। क्योंकि बीजेपी का एक विधायक जानता है कि वो कमल के फूल पर जीत के आया है, वो नरेंद्र मोदी के आह्वान पे जीत के आया है। लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके कमिटमेंट पे दी है, उनके फेस पे दी है, कमल के फूल को दी है। तो ऐसे में हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब बैठेंगे, जिसका वो नाम डिसाइड कर देंगे या जिसकी वो पर्ची बना देंगे, समझ लीजिए वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। ये चीज आपने छत्तीसगढ़ में भी देखी, ये चीज आपने मध्य प्रदेश में भी देखी, यही चीज आपने राजस्थान में भी देखी, यही चीज आपने उत्तराखंड में भी देखी, यही चीज आपने हिमाचल में जो मुख्यमंत्री रहे वहां भी देखी। मतलब इस तरीके के नए लोग निकल करके आ गए जिनके ऊपर किसी ने डिस्कस नहीं किया था। हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के वो डिप्टी सीएम है। उत्तराखंड में धामी साहब अपना विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हाईकमान को लगता है कि नहीं इसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए बीजेपी कई बार चौंकाती भी है। अब देखना है दिल्ली में चौंकाएगी या इन्हीं में से किसी विधायक को बना देगी। कई जगह आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो सांसद थे, तो किसी सांसद को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी संगठन के व्यक्ति को भी दी जा सकती है, किसी को पीछे से भी लाया जा सकता है। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वहां की जा सकती है जहाँ ये लगे कि भाई देखिए सीनियरिटी के हिसाब से जिम्मेदारी किसी को मिलनी है या किसी को तजुर्बे के हिसाब से मिलनी है कि इनको एक्सपीरियंस है, शासन प्रशासन में काम किया हुआ है। लेकिन बीजेपी का वर्किंग स्टाइल कुछ अलग तरीके का है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि पिटारे में से किसका नाम निकल के आता है। देखिए दावेदार कई है, मेरे हिसाब से अगर देखें तो दावेदारी प्रवेश वर्मा की सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद भी रहे हैं, मोदी जी के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो प्रवेश वर्मा काफी नजदीक है, अमित शाह जी के भी नजदीक है वो और मोदी जी के भी नजदीक है। और रैली के दौरान दिल्ली में रैली करते हुए कहीं ना कहीं मोदी जी ने दिल्ली को एक इशारा भी दिया था उनकी पीठ थपथपाते हुए। तो लोगों में कहीं ना कहीं मैसेज जनरेट हुआ। और आप देखिए जो बाहरी सीटें करीब 10-11 सीटें जो जाट बेल्ट से आती हैं वो सारी दिल्ली के जाटों ने एक तरफ जिता करके बीजेपी की झोली में डाल दी है। और इसके अलावा पवन शर्मा एक ऐसा नाम है जो संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं और मोदी जी के भी नजदीक है, बीजेपी में काम कर चुके हैं। तो पवन शर्मा की भी मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से लेती है, मोदी जी किस तरीके से लेते हैं, किसको जिम्मेदारी मिलती है, इसके लिए हमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अतुल सिंघल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। वो कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा सबसे ज्यादा नामों में अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा अमित शाह के भी करीबी माने जा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी करीबी माने जा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये तो सिर्फ कयास है और तमाम नाम चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा निश्चित तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हटाया है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं 2 बार, दूसरी बार वो विधायक बने हैं, 2 बार के सांसद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो विजेंद्र गुप्ता है वो
नगर निगम में भी रहे हैं, सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो वो भी उतने ही मजबूत दावेदार हैं। मोहन सिंह बिष्ट की बात की जाए तो वो 6ठी बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, सरल व्यक्ति हैं, 5 बार वो जीते हैं, मुस्तफाबाद जैसी सीट से वो जीत कर आए हैं। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो रेखा गुप्ता हैं, शिखा राय हैं, जो नगर निगम में भी रहे हैं और वो विधायक भी रहे हैं। तो कोई भी नाम हो सकता है। और जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे, एक चौंकाने वाला नाम भी कोई भी सामने आ सकता है। हमने आमतौर पर ये देखा है बीजेपी में, जिसके नाम के ज्यादा कयास लगाए जाते हैं वही पर्ची निकालता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और वही प्रस्ताव रखता है कि इनका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम फाइनल कर दिया गया है, और जो दूसरे नंबर पर रनिंग में होता है, रेस में होता है, वो उसका समर्थन करता है। तो कोई भी नाम निकल सकता है। और ये बात तो केवल जो है बीजेपी आला कमान है या जो संघ के आला व्यक्ति हैं उनकी नॉलेज में जरूर होगी। और मेरे जो सूत्र में बता रहे हैं कि तय किया जा चुका है नाम, अब उसकी जो है औपचारिक घोषणा मात्र है विधायक दल की बैठक में, जो 19 तारीख को की जाएगी। ठीक है। आलोक वत्स जी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है इनबी पर। आलोक जी, इतनी देरी क्यों? आज आतिशी मार लेना, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर आरोप लगाया है कि 48 विधायक आपके पास आए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को उन 48 विधायकों पर भरोसा नहीं है। देखिए, आतिशी जी क्या कहती हैं उससे मुझे मतलब नहीं है जी, लेकिन एक कहावत हिंदी में है, देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली को हमने सजाना है, संवारना है, काम करने की कवायद शुरू हो गई है। यमुना को 4 चरण में सफाई करने का काम प्रारंभ हो चुका है जी। और एक ठोका बजाया, पुख्ता, मजबूत, दमदार, ईमानदार, कर्मठ, कर्मशील व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। ये कवायद लगभग पूरी हो चुकी है और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो आप लोगों के सामने वो चेहरा सामने आ जाएगा। और जो भी मुख्यमंत्री के पद पर आएगा, जैसे मोहन यादव, जैसे भजन लाल शर्मा, जैसे उड़ीसा में साए और छत्तीसगढ़ में मांझी और यूपी में आदित्य योगीनाथ जी, जिस तरीके से तेजी से अपने राज्य को अग्रसर कर रहे हैं सभी फ्रंट पर, दिल्ली को भी जितने वादे हमने किए थे उन वादों से लैस होकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और सबको पूर्ण करके वहां की जनता को खुशहाल बनाएंगे। बिल्कुल आलोक वत्स जी, देखिए इस पर तो दिल्ली की जनता भी अब जानना चाहेगी ना, क्योंकि आप ही लोग लगातार डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे पास काबिल विधायकों की कमी नहीं है, हम जो भी नाम की घोषणा करते हैं वो बड़ा काबिल व्यक्ति रहता है। तो फिर भी दिल्ली की जनता के मन में भी ये सवाल तो उठ ही रहा होगा ना कि आखिर इतना समय क्यों? मैंने आपसे कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। हम जिसको लाएंगे उसको पूरा दिल्ली लाइक करेगा। अच्छा। उसकी कार्यशैली को दिल्ली लाइक करेगा जी। उसके नेतृत्व में दिल्ली सजेगा, संवरेगा। संजय कौशिक जी खुशी नजर आएंगे। चमचमाती सड़कों पर इनकी गाड़ियां दौड़ेंगी और यमुना का स्वच्छ जल ये पी सकेंगे। नलों में पानी आएगा, महिलाओं को उनका हक मिलेगा, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए देश को और विदेश को उनके ऊपर भरोसा है। ठीक है संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी पर देश को भरोसा है। ऐसे में सवाल तो अब ये भी उठेगा ना कि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं बीजेपी से कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इतना लेट क्यों हो रहा है। आपको तो किसी ने नहीं रोका है, तो फिर आपका ये बता दीजिए ना कि आप लोगों ने अभी प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा, इसको भी लेकर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अथवा क्या प्रतिपक्ष को रूल करना है, क्या सरकार प्रतिपक्ष को बनाना है? एक बात अभी आलोक भाई ने कहा, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में बड़े काबिल लोग, ये 48 विधायक जो है ना वो सारे के सारे काबिल हैं। तो जिस मठ में ज्यादा जोगी हो जाता है वो उस मठ में उसका अच्छा नहीं होता है और बहुत जल्दी गलत दिशा में वो चला जाता है, जो उजाड़ होने लगता है। वो स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के आज के वक्त में। तो कौन नहीं जानता है
आप नहीं जानती हैं, हम नहीं जानते हैं, या आलोक भाई नहीं जानते हैं कि किस तरह की सर फुटबॉल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? किसी की हिम्मत है कि एक ऐसा मजबूत धड़ा है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि यदि आप हमें इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करके दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ में हो जाएगी। तो ये अपनी बात छुपा रहे हैं। और दूसरी बात की यमुना की सफाई की बात, आलोक जी, दिल्ली की जनता बड़ी आंख खोल करके देख रही है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ और एडजी साहब इतने सक्रिय होकर के यमुना की सफाई में कूद गए हैं, काश इससे पहले वो कूदे होते। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं हारी है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ था, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी थी, पूरी केंद्र लगी थी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। तो ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के कामों में व्यवधान लगा के, रोड़ा पैदा करके, उसको बदनाम करके पीछे धकेलने का काम किया। दिल्ली की जनता ये बात देख रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता ने जो जनादेश किया है उसके हिसाब से हम काम करेंगे और सर माथे पर उनका जनादेश, लेकिन इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इनके वादों की फहरिस्त है हमारे पास, वो सारे फहरिस्त हमारे जेहन में रचे बसे हैं। रोजाना हम उन वायदों को पूरा कराने के लिए इनके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे और कुछ छोड़ने वाले नहीं है, भागने भी नहीं देंगे। दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन लोगों ने बरगलाया है और धोखेबाजी की है दिल्ली की जनता से, सब एक एक पाई इन लोगों ने जो कहा है वो इनको पूरा करना होगा और हम पूरा करवा के रहेंगे। ठीक है आलोक जी, वो कह रहे हैं कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके पीछे हैं बिल्कुल। दावों की जो लिस्ट की थी वो भी उनके पास है। देखिए, उनका कहना सही है, वो वेट और वॉच करें। अभी तो शुरुआत है, जिसका आगाज अच्छा है उसका अंजाम भी अच्छा होगा। और ये खुद कहेंगे कि इन्होंने कैसे जादू की छड़ी हिलाकर सारे कार्यों को पूरा कर दिया और दिल्ली को इतना आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। 2-4 महीना में पूछ के पांव पालने में झलकने लगेंगे कि वो किस तरफ दिल्ली को ले जा रहे हैं। ठीक है संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, लगातार हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है वहां पर 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इस बार जो दिल्ली का मुख्यमंत्री का जब घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, तो क्या कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जिससे सब चौंक जाएं? क्योंकि चौंकाने में बीजेपी हमेशा से माहिर रही है। संदीप जी। जी बिल्कुल, ऐसा नाम सामने आ सकता है जिससे हम और आप सब लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये चीजें कई बार की है। आपको याद होगा जिस तरीके से किरण बेदी को इन्होंने अपना सीएम का कैंडिडेट बना दिया था, जो अन्ना हजारे के ही आंदोलन से निकली थी, जो अरविंद केजरीवाल की ही साथी रही थी। और अब तो दिल्ली में काफी नाम है। देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि भाई जो स्मृति ईरानी है उनको भी चेहरा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो इस बार अपना लोकसभा का चुनाव हार गई थी। और एक जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज, देखिए, अगर आपको दिल्ली में एक बड़ा नेता तैयार करना है और लोकप्रिय नेता तैयार करना है, तो मुझे लगता है बांसुरी स्वराज की लोकप्रियता भी आसमान छू सकती है, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इस बार मुझे इसलिए नहीं लगता कि लोकसभा के उम्मीदवार को बनाएंगे, क्योंकि पहले से गठबंधन की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए या तो किसी संगठन के व्यक्ति को ला सकते हैं या फिर इन्हीं विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा। इन विधायकों में से भी चुनने के लिए बहुत नाम है। देखिए, परवेश वर्मा एक मजबूत नाम है, रेखा गुप्ता बड़ी नेता है, वो मजबूत नाम है, शिखा रॉय भी बहुत मजबूत नाम है। शिखा रॉय सुषमा स्वराज जी की बहुत नजदीकी रही है और आज उनकी बेटी जो सांसद है उनकी काफी नजदीकी है, घरेलू संबंध है इनके, तो उनका नाम भी आ सकता है। बाकी हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, देख लेते हैं किसका नाम सामने आता है। अतुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी को इतना समय लग रहा है मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने में, तो सबसे बड़ा कारण एक ये भी तो हो सकता है कि यहीं से साधने की कोशिश की जाए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, कोई ऐसा पूर्वांचली बड़ा चेहरा सामने लाया जाए जिससे एक तीर से 2 निशाना हो जाए। अतुल जी। देखिए, ऐसा तो पूर्वांचली कोई बड़ा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता। और अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो वही है जो एक स्वाभाविक दावेदार पूर्वांचल की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी संदीप जी ने बताया कि किसी भी सांसद को मुख्यमंत्री बनाने का शायद ऐसा जोखिम भी नहीं उठाएगी बीजेपी, क्योंकि उसके लिए फिर एक विधानसभा की सीट
खाली करनी पड़ेगी, 6 महीने में विधानसभा के चुनाव में जाना पड़ेगा और लोकसभा का चुनाव भी करवाना पड़ेगा। होने को हो सकता है, बावजूद उसके बहुत सारा मंथन मुझे लगता है पार्टी ने इसमें विषय में किया है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जब बीजेपी अपने आरंभिक काल में थी तो बीजेपी उस वक्त हर राज्य में बीजेपी को 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को 5 साल के कार्यकाल में देने पड़े, मध्य प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री देने पड़े, गुजरात में देने पड़े, उत्तर प्रदेश में देने पड़े, हिमाचल में देने पड़े। आप नाम याद करेंगे, आपके सामने सब आ जाएंगे। लेकिन अब वो पहले वाली बीजेपी नहीं रही। अब तो यहाँ पर फैसला किया जाता है, मंथन के बाद किया जाता है और उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। किसी प्रकार का विरोध ना तो कोई सांसद करता है, ना कोई विधायक करता है और ना ही कोई संगठन का व्यक्ति करता है। तो जैसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें मोटे तौर पे बीजेपी इस नाम को भी तय कर चुकी है। अब विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में इसकी घोषणा औपचारिकता मात्र रह गई है और जो आज सूचना है वो ये कि 20 तारीख को नया जो सीएम है वो शपथ ग्रहण भी कर लेगा। तो कोई भी चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बैठ के कयास लगा सकते हैं कि कौन सा नाम हो सकता है। जिन विधायकों की बात करी उनके अलावा कई सारे और ऐसे विधायक हैं जिनको मैं जानकार भी है। कोई करनैल सिंह का नाम लेता है, कोई मनिंदरजीत सिंह सिरसा का नाम लेता है, जैसे आपने पंजाब के चुनाव की बात की कि कोई सिख उम्मीदवार भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ एक कयास है जिनको लगाया जा सकता है। जी संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के चुनाव से बिहार या यूपी का चुनाव नहीं साधा जा सकता। दिल्ली जो बिहार के चुनाव की आप बात कर रही हैं, बिहार में मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव परिवार के खिलाफ इनको लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां पे अखिलेश यादव है। तो यादव परिवार है, इनका वर्चस्व है यूपी में और बिहार में। उसके लिए मुझे लगता है, मैं आपके चैनल पे आज अपने अंदर की बात एक बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति हैं जो अमित शाह के बहुत नजदीक हैं, मैंने उनको देखा है, बिहार के प्रभारी भी बना के रखे हैं बीजेपी ने उनको लंबे समय तक, और वो प्रधानमंत्री के भी नजदीकी हैं। उनका नाम है भूपेंद्र यादव। बिल्कुल जमीन स्तर पर रहकर काम करते हैं, कभी सुर्खियों में नहीं रहते, कभी मीडिया में नहीं रहते। और मुझे लगता है कि इस बार शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना करके यूपी और बिहार को जीतने की कोशिश बीजेपी करेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ आलोक वत्स जी से। आलोक जी, संदीप जी कह रहे हैं भूपेंद्र यादव अमित शाह के काफी करीबी हैं, ऐसे में राष्ट्रीय प्रभारी बना के बिहार विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और हम भी लगातार अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो नाम मीडिया में चल रहा होता है, जो नाम की काफी चर्चाएं हो रही होती है, सुर्खियों में बना रहता है जो नाम, वो नाम वहां पर जाके किसी और नाम की पर्ची निकाल रहा होता है। आलोक जी देखिए, हम एक अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र के में अपनी आहुति देकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ अनुशासन का कड़ाई से पालन होता है। विद्रोह स्वर नाम की चीज नगण्य है जी। और जो भी फैसला हाईकमान लेगा, हम लोग बहुत छोटे हैं किसी नाम का कियास लगाने। नाम तो मेरे पास बहुत है, नेताओं की कमी नहीं है। सर कोई हिंट दे दीजिए सर आलोक जी, या 20 फरवरी को ही। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी। अब तो समय आ गया है जब आप खुद ही बता देंगे कि कौन बन गया है। हम लोग उस लेवल पे डिसीजन मेकिंग में कहीं से इन्वॉल्व नहीं है जहाँ से मैं आपको कोई नाम बता सकूं। हाँ, अगर आप ये पूछेंगी कि आपका फेवरेट कौन है तो वो मैं कह सकता हूँ। कौन है फेवरेट, बता दीजिए। अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगी तो मेरे फेवरेट मनोज तिवारी होंगे, पूर्वांचली चेहरा। चलिए ठीक है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सीएम कौन बनेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली में सीएम फेस पर लगातार मंथन जारी है, हमारी चर्चा भी जारी है। मेहमान के पास जाना चाहूंगी मैं। आलोक वत्स जी, आप बता रहे थे कि आपका फेवरेट चेहरा मनोज तिवारी है, तो ऐसे में लॉक कर दिया जाए उनका नाम? आलोक जी, आलोक जी आप बता रहे थे कि आपके फेवरेट चेहरे मनोज तिवारी हैं जी, तो लॉक कर दिया जाए उनका नाम? नहीं, आप
ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो मेरे हित में ना हो। तो मैंने कहा कि आपको मैं अपना फेवरेट बता सकता हूँ जी। तय करना तो हाईकमान का काम है। नहीं बिल्कुल, हम कोई नहीं होते तय करने वाले, लेकिन क्योंकि उन्होंने और मैंने ये भी कहा कि मैं उस हाईकमान के आसपास भी नहीं हूँ जहाँ से मैं आपको कोई नाम की तरफ इशारा कर दूं। हाँ, फेवरेट की बात आपने कही। अब आप मुझसे पूछेंगे आपका फेवरेट फूल कौन सा है, तो मैं जिस फूल का नाम लो कहिए इसको राष्ट्रीय फूल घोषित कर दें, ऐसे नहीं हो सकता है। आपने पूछा कि फेवरेट बता दीजिए तो मैंने बता दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है। और मेरे फेवरेट हो सकता है संजीव भाई के भी फेवरेट हो जाए। ओ संजीव जी जवाब दे दीजिए, वो बोल रहे हैं मेरे फेवरेट आपके भी फेवरेट हो सकते हैं। क्योंकि होना तो हमारी यहाँ से है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की योग्यता का पैमाना यदि ढूंढना होता तो निश्चित तौर पे अभी तक वो तय कर चुके होते। कोई योग्यता का पैमाना नहीं है। यदि देखना होता कि सांसद कितने दिनों से है, राजनीति में कितने दिनों से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से काम करने की शैली है, तो वो चुन चुके होते। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ योग्यता का पैमाना देखना ही नहीं है, वहाँ किस पर उंगली रखी जाए ये प्रॉब्लम। और उसको तय कर पाना कि एक पे उंगली रखते हैं तो 3 छिटक जाने वाली बात। आपको समीकरण भी देखना है, इतने दिनों के बाद में सत्ता हाथ में आई है, सत्ता को भी रखना है, चुनौती भी है, जिस तरह के वायदे आपने किए हैं वो चुनौती भी आपके सामने है। तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन के खड़ा है आज के वक्त। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौतियों से कैसे पार पाती है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो प्रवेश वर्मा को बनाए या फिर मनोज तिवारी को बनाए। सारे जो लोग जीत के गए हैं निश्चित तौर पे लोकतंत्र के संसदीय परंपरा के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संजीव जी देखिए, लेकिन सवाल तो यहाँ पर एक और गंभीर उठता है ना। एलजी जी ने अब यमुना की सफाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन जो यमुना के वादे थे वहां पर घोषणा पत्र में, वो तो अभी से शुरू हो गई है बीजेपी पूरा करने में। फातिमा, यही बात तो हमने शुरुआती तौर से कहा है। अब तो इससे ज्यादा दिल्ली की जनता को क्या चाहिए कि मुख्यमंत्री अभी चुन नहीं पाए, पूर्ववर्ती एक कार्यकारी मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पर बैठी हुई है, केवल केयर टेकर के जैसे बैठ के वो काम देख रही हैं, और एलजी साहब इतने सक्रिय हो गए। मैंने शुरुआती दौर से ये बात कहा कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानबूझ के दिल्ली के उस जन सरोकारी मुद्दों को वो रद्द करने और उसमें अड़ंगा डालने का वो प्रयास कर रहे थे। आज किस आधार पे, क्यों, कैसे, किसके डिसीजन से? जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो तमाम शक्तियां पहले से थी, उन शक्तियों का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। चलिए जवाब ले लेती हूं मैं। आज उन शक्तियों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार है। तो ये खुलेआम दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक लोकतंत्र में चुने हुए संवैधानिक संस्थानों पर बैठे हुए लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, वो कह रहे हैं कि किसके, मतलब कौन है ये एलजी साहब के पीछे, जो अभी मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ नहीं और यमुना की सफाई शुरू हो गई। साथ ही में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब एलजी से ही यमुना की सफाई करवानी थी तो पहले भी करवा देते। बीजेपी जानबूझ के पॉलिटिक्स के तहत नहीं करवा रही थी एलजी साहब से यमुना की सफाई। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा यहाँ बन गया है, पर ये अन्य राज्यों की तरह असीमित अधिकार वाले चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं हो सकते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एलजी के निहित भी बहुत सी पावर्स है जी, और एलजी ने उन्हीं पावरों का इस्तेमाल करते हुए यमुना की सफाई का आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर रहे हैं। इट इज विद इन हिज नॉर्म्स, इट इज विद इन हिज पावर्स, विद इन हिज कैपेसिटी टू डू दिस। केजरीवाल जी ने अपना बैंड खुद ही बजाया, बार बार लोगों को ये कह के कि जी हमको कोई काम नहीं करने दे रहे हैं एलजी। तो इन्होंने बस यात्रा मुफ्त की, इन्होंने एक पर एक बोतल फ्री की, इन्होंने शीश महल बनाया, इन्होंने बिजली फ्री की, इन्होंने पानी फ्री की। तो एलजी साहब तो नहीं रोके, ना उन्होंने अड़ंगा लगाया। और रोड बनाने, अगर आप अच्छा रोड बनाते तो एलजी साहब रोक देते। आप यमुना की सफाई कराते तो रोक देते। हाँ, आपने 2500 करोड़ एड पर अपनी फोटो लगा लगा के दिया, वो एलजी साहब ने नहीं रोका। तो उस सब में एलजी साहब बहुत ठीक थे। और आपको रोड बनाने के लिए एलजी साहब ने रोक दिया, आपको यमुना की सफाई करने से रोक दिया, आपको लैंडफिल साइट से गंदगी हटाने से एलजी साहब ने रोक दिया। ये तो जनता ने तय किया कि वैसे ही आदमी को ले आओ जिस पर ये उंगली ना उठे।
डबल इंजन की सरकार बना दी। अब जिस गति से वहां प्रगति होगी वो देखकर संजीव भाई अचंभित रह जाएंगे, कैसे ऐसा जादू हो रहा है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं संजीव जी से ले लूंगी, लेकिन अभी मैं अतुल सिंघल जी के पास जाना चाहूंगी। अतुल जी, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के साथ कहीं भी जाए, बीजेपी शासित राज्यों की हम बात कर लें तो हर जगह उप मुख्यमंत्री भी हैं वहां पर, तो क्या मुख्यमंत्री के साथ इस बार भी दिल्ली में कोई महिला उप मुख्यमंत्री आपकी नजर में बन सकता है? अतुल जी, देखिए, कोई अनहोनी बात इसमें नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा काफी छोटी है, मात्र 70 यहाँ पर विधायक हैं और 60 केवल मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। और इसलिए क्योंकि पूर्ण राज्य यहाँ पर ये दिल्ली नहीं है, उपराज्यपाल की अपनी शक्तियां भी हैं जिनका वो प्रयोग भी करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस बात के उम्मीद कम लगनी चाहिए कि एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बना भी दिया जाए केवल सिर्फ कुछ संतुलन बनाने के लिए या कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये अनहोनी बात भी नहीं है। लेकिन मैं जो अभी एलजी साहब की बात सुन रहा था, अभी यमुना की सफाई की बात थी, तो यहाँ पे प्रवक्ता भी बैठे हैं और मैं उस वक्त था 2023 में जो है एलजी साहब ने तब भी शुरुआत की थी यमुना की सफाई की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम चुनी हुई सरकार है, यमुना की सफाई हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से उस चीज को रोक लगवाई गई थी। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पर कूड़े का पहाड़ भी है, मैं रोहिणी में रहता हूँ, ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है कूड़े का पहाड़, और उसको भी जब एलजी साहब 2-3 बार गए थे तो उसको भी रोक दिया गया था कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार का काम है, और इसलिए उपराज्यपाल ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाकर इस कार्य को ना करें। तो ये 2 कार्य ऐसे थे जो मेरी निगाह में जिनको एलजी साहब करना चाहते थे, और लेकिन उनको सरकार ने काम करने से रोक दिया कि ये काम तो चुनी हुई सरकार करेगी। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि एलजी साहब ने अब क्यों एक्टिव हुए हैं, इस बात से मैं थोड़ा सा कम सहमत हूँ। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेती हूँ। संजीव जी, वो कह रहे हैं कि 2023 में ही एलजी साहब ने यमुना की सफाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लगवा दिया गया था, क्योंकि बोल रहे थे वो चुनी हुई सरकार का ये काम है, चुनी हुई सरकार हम है तो हम यमुना की सफाई करेंगे। लेकिन 10 साल आपको दिल्ली की जनता ने दिया। उसके बाद भी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने आकर सामने कहा था जनता के सामने कि मेरे से गलती हुई है, मैंने यमुना साफ में नहीं कर पाया, अगला 5 साल और दे दो, इस बार हो जाएगा। देखिए फातिमा, शायद हम लोग भूल रहे हैं कि यमुना की सफाई भी नमामि गंगे हिस्से के तहत ही है, और उसके हिस्से में वो भी आता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा था कि हम इसकी सफाई करेंगे, 2025 तक की सफाई करने का डेट केंद्र सरकार ने लिख के दिया था। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें जब तक केंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करे, जब तक वो साथ न दे, या केवल दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य की बात हम कर रहे हैं कि पर्यावरण अकेले हिस्से में कोई भी स्टेट यदि चाहेगा तो वो नहीं, दिल्ली का अपना क्या है। आप राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है तो यहाँ लू के थपेड़े चलने लगते हैं, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है तो यहाँ ठंडी होने लगती है। यदि पानी बंद कर दे हरियाणा से और आने वाले हिमाचल से आने वाले पानी को बंद कर दिया जाए तो त्राहिमाम हो जाता है यहाँ पे। तो दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दिल्ली के आसपास के जो राज्य है, निश्चित तौर पर केंद्र अपने शक्तियों का इस्तेमाल यदि करती और बैठ करके एक समन्वय यदि स्थापित करने का प्रयास करती तो इसके रास्ते निकल सकते थे। लेकिन लगातार चूंकि लोगों के जहन में ये बात बैठा दी गई कि केंद्र और राज्य में जब तक दोनों एक ही पार्टी की सरकार, एक ही दल की सरकार नहीं बनती है, तब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, विकास के रास्ते अवरुद्ध होते रहेंगे। और जानबूझ के सब जानते हैं कि हमारे पास सीमित अधिकार है, लेकिन उस सीमित अधिकार में 10 साल के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद में यदि सरकार के लिए एक व्यवस्था बनती है और कोर्ट यदि निर्णय देती है कुछ चीजें कि चुनी हुई सरकार के अधीन यदि प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो उसको कार्यों को संपादित कराने में मुश्किल होगी। यदि इस तरह की व्यवस्थाएं कोर्ट देती है तो क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? लाती है उसे सदन में और एक बिल लाकर के उसको पलट देती है, कानून को रद्द करती है और सारी शक्ति अपने हाथ में निहित कर लेती है। क्या लोगों ने ये देखा नहीं? ठीक है। आते आते आप करप्शन के हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को घेरते हैं। एक ऐसा करप्शन का मुद्दा जिसमें ढेले बराबर की कहीं कोई बरामदगी नहीं हुई, आपने छवि खराब करने की कोशिश की और उसमें तमाम संस्थानों का आपने इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया, उस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई और ईडी एक तोते के जैसे काम कर रही है और ईडी ने जो साक्ष्य दिए हैं 24 घंटे नहीं चढ़ पाएगा कोर्ट में उनका केस। तो इस तरह की टिप्पणियां भरी पड़ी है, लेकिन बावजूद उसके चूंकि जब एक बार मामला अदालत में चला जाता है, एक बार जब आप ठान लेते हैं, इस बार क्या हुआ? साफ दिखाई दे रहा था कि आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी सरकार दिल्ली में सीमित
संसाधनों और संसाधनों वाली सीमित अधिकारों वाली सरकार के अगेंस्ट में केंद्र सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। केंद्र सरकार ने जिस तरह से मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलने का प्रयास किया, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के सामने आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है, दिल्ली की क्या हैसियत है। तो ये तमाम चीजें लोगों के सामने में लोगों ने देखा। हमने, हमारे पास मजबूती क्या थी, हमने, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री जी घूम घूम के हमें रेवड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते रहे। वो 10 साल के बाद में इलेक्शन के समय जाके दिल्ली की जनता को उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सुविधाएं, दिल्ली को जो सुविधाएं मिलती रही है, आम आदमी पार्टी ने जो जन सरोकारी सुविधाएं शुरू की थी वो चालू रहेंगी, उसे हम बंद नहीं करेंगे। ये हमारी उपलब्धि है। ठीक है। आप इससे 2 कदम आगे जाकर हमसे पूछते हैं कि 2100 रुपए कैसे दोगे, आपके पास फंड कहां से आएगा, और खुद वादा करते हैं 2500 रुपए दे देगा। तो जहां केंद्र लड़ने लगे राज्य से, निश्चित तौर पर हम, राज्य तो कमजोर पड़ेगा ही, और दिल्ली की अपनी छोटी सी संसाधन के बीच में हम लड़ रहे थे। इसके बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें हराया नहीं है। दिल्ली की जनता ने केवल हमारी भूमिकाएं बदली है कि आपने 10 साल तक सत्ता में रह करके कार्यों का संचालन किया है, एक बार विपक्ष में रही और सशक्त विपक्ष बनकर दिखाइए आप एक बार। हम विपक्ष में हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, और दिल्ली की जनता का आदेश सर माथे पे, हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, संजीव जी ने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा दिए आपके ऊपर, कह रहे हैं ईडी और सीबीआई हमेशा से आपके पास रही है। देखिए, जो भी सरकार होती है, ईडी और सीबीआई स्वास्थ्य बॉडी है और वो अपना काम करती है। कोर्ट ने इन तीनों मंत्रियों का, सत्येंद्र जैन, आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का केस खारिज नहीं किया है, इनको बेल दिया है। आज भी ये विचाराधीन कैदी है। कल को अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास हो गया और ये उस कांड में लिप्त पाए गए, इनकी संलिप्तता बहाल हो गई, तो इनको सजा भी हो जाएगी। तो इसमें ईडी और सीबीआई का क्या रोल है? अब तो कोर्ट अपने चश्मे से सारी चीजों को देख रहा है। कोर्ट ने इनको बेल दिया तो हम रोक पाए? तो इसलिए ये कहना, और एक चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अगर किसी ने राज्य का या देश का पैसा को अपने खाते में लेने की जरूरत की है या उसका दुरुपयोग किया है, तो नरेंद्र मोदी जी पताल से भी खींच के उस व्यक्ति को ले आएंगे और देश के सामने खड़ा कर देंगे। यही कवायद हुई है। आज देश में कितने दागी नेता हैं, आप देखिए 11 साल का हमारा शासनकाल, एक स्कैम नहीं। और इनका छोटे शासनकाल में पंजाब का चीफ मिनिस्टर को निकालना पड़ा क्योंकि वो घूस ले रहा था। 3 आदमी इनके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल चले गए। इनके 1-2 एमएलए को मुंह की खानी पड़ी। तो ये सारी चीजें, एक कहावत है इंग्लिश में जी, एवरी मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। हर आदमी मुफलिसी झेल सकता है, गरीबी झेल सकता है, यहाँ से उसके चरित्र का मूल्यांकन नहीं होता है। चरित्र का मूल्यांकन होता है जब उसके हाथ में आप पावर दे दीजिए और फिर भी वो नॉर्मल बना रहे। और कहावत है एब्सोल्यूट पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ठीक है सर। आलोक जी, वक्त कम है, ऐसे में सवाल मेरा एक बार फिर से है आपसे कि 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होने वाली है। अब उसी के बाद ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा, या अभी हमारे दर्शकों को कुछ हिंट मिल सकता है? जिसे आप चाहेंगे वही बनेगा। जिसे हम चाहेंगे वो कैसे बनेगा सर? जिसे आपके आला कमान चाहेंगे वही बनेगा। कोई हिंट बता दीजिए। बात आप जानती हैं, फिर भी आप मेरे से पूछ रही हैं कि बताइए कौन सा नाम है। सॉरी, ये बात आप जान रही हैं मोहतरमा, फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि नाम बताइए कौन। तो बिल्कुल नहीं जानते, हम सिर्फ दर्शकों का सवाल लेकर यहाँ पर बैठे हैं सर। हम बिल्कुल नहीं जानते। मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ। ये अभी गर्भ में है,
ये हाईकमान के मुट्ठी में बंद है, ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो यानी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली है। संदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है, मैं आपको सुनाती हूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि आपको 43% वोट दिया है जनता ने और बीजेपी को 45.6% वोट दिया है। तो आपसे 2% ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग ने सरेआम धज्जियां उड़ाई थी। उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के और आपके ऊपर दबाव नकारते हुए 43% वोटर्स ने ऐलान किया कि केजरीवाल के साथ है। ये हमारे लिए सुकून की बात है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, देखिए राजनीति में जितनी पार्टियां लड़ती है हार जीत होती है। कांग्रेस को मौका मिला, पहले बीजेपी को भी मौका मिला, आम आदमी पार्टी को मौका मिला, अब की बार दिल्ली की जनता ने जो मौका दिया है वो बीजेपी को दिया है। और मैं आपको बताऊं, राजनीति में समीकरण भी मैटर करते हैं। देखिए, इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वो वोट बैंक बटा है, तो उसी वोट बैंक के बटने से कहीं ना कहीं जो उसका फायदा है वो बीजेपी को मिला है और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो राजनीति में ये चीजें भी मैटर करती हैं कि कब किस तरीके से किसका वोट बैंक बढ़ सकता है और किसका फायदा, किसका माइलेज किसको मिल सकता है। तो इस बार चीजें बीजेपी के पक्ष में थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल और उसके नेताओं की इमेज खराब होने की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस ना देने की बात हो, चाहे दिल्ली की जनता की नाराजगी हो या वोटों का समीकरण सेट होना हो, कहीं न कहीं हर चीज बीजेपी के पक्ष में होती चली गई। उसका नतीजा ये निकला कि आज बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ठीक है, अतुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े तादाद में सिख कम्युनिटी भी रहती है। ऐसे में अगर सीएम रेस में नाम चल रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा का भी, जो कि एक मजबूत पंजाबी सिख नेता माने जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिख समाज को साधने की कोशिश भी कर सकती है? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि दिल्ली में आपने कहा सिख कम्युनिटी रहती है, जाट कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में है, पूर्वांचल में, मतलब क्षेत्रीय हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रवाद के हिसाब से भी लोग हैं, और अगर आप इसको कास्ट के हिसाब से देखें तो वो भी है। वेस्ट कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है जी, जाट है ना। तो इसलिए कि सबको साधना तो मुश्किल है। सिर्फ सरकार के सामने क्या चुनौती होगी, केंद्र सरकार के सामने या पार्टी के सामने, कि किस प्रकार से एक अच्छा प्रशासन दिया जाए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि 5 साल आपको अपने वादे पूरे करने हैं, लोगों के दिलों में जगह बनानी है और आगे फिर चुनाव में जाना है। केवल वोट बैंक की राजनीति आप करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कोई भी पार्टी नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो एक अच्छा प्रशासन दे सके, सबको साथ लेके चल सके, जो वादे हैं उनको पूरा कर सके और जो विपक्ष है उसका मुकाबला कर सके। क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी, विपक्ष भी मजबूत स्थिति में, अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो सीटें भले ही कम हो, लेकिन ये बात ये कि लोकतंत्र के अंदर जो पुरानी पिछली, अभी आप चर्चा कर रहे थे, एक कहावत है कि जो जीता वो सिकंदर। अब चूंकि पार्टी जीती, एक वोट लोकतंत्र के अंदर, तो एक एक वोट का भी बड़ा महत्व है। 2% वोट कम है या 4% है, वो तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक अच्छा मुख्यमंत्री सामने आना चाहिए। इस बात की उम्मीद तो लोग भी करेंगे और ये एक दायित्व भी बनता है किसी भी राजनीतिक दल का। अब चूंकि बीजेपी को एक मुख्यमंत्री देना है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छा मुख्यमंत्री वो लोगों को देंगे। ठीक है, संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 में जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो 13 दिन लगे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ऐलान करने में भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने जब शपथ लिया तो ऐसा शपथ लिया कि दूसरे बार भी लगातार उन्होंने ही शपथ लिया। तो क्या दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है? फिर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चाहे वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। हमें पता है कि वो मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, पपेट के जैसे वो बैठा रहेगा वहां पे, और केंद्र सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में रहेगी और वहां से वो संचालित होना है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के अलग रास्ते से कोई रास्ता बनाने का प्रयास करे। हमने देखा है गुजरात में पूरी टीम को छोड़िए, कैप्टन सहित पूरा टीम बदल दिया जाता है, किसी को चुप पकड़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग बड़े आराम से परिभाषित करते हैं कि हमारे यहाँ अनुशासन है, लेकिन वो अनुशासन नहीं है।
सन्नाटा है, वो डर और खौफ का माहौल रहता है, जिस चीज में हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कोई बात बोल सके, चाहते हुए भी नहीं बोल सकता है। तो वो सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से इनके काम करने की शैली है। दो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जिन वायदों के साथ दिल्ली की जनता ने इनको वोट दिया है, उन वायदों को हम पूरा कराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इनको पूरा करना होगा, उन वायदों के बारे में हम बस इतना ही हम जानते हैं। ठीक है आलोक जी, वो कह रहे हैं कि जो वादे आपने किए हैं दिल्ली की जनता से चुनावी प्रचार में, वो वादे पूरे करवाने वो पूरी ताकत लगा देंगे एज अ अपोजिशन। देखिए, विपक्ष का काम है, उनको करने दीजिए। हमने जितने वायदे पूरे किए हैं उस पर हम ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और 20 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेने के साथ ही, कैबिनेट बनने के साथ ही द्रुत गति से हमारी सारी गतिविधियां दौड़ेंगी और दिल्ली को उसका समुचित लाभ मिलेगा। एक स्कैम रहित सरकार दिल्ली में स्थापित होगी, जो जनता के हितों का पूरा ख्याल रखकर सजग ढंग से 24 घंटे निरंतर उनकी सेवा में लगेगी और निश्चित रूप से उनको रिलीफ दिलाएगी। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जो कि अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी सीएम रेस में नाम है, बड़ा तेजी से चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्लस संगठन में भी उनकी कड़ी पकड़ है, अच्छी पहचान है, मजबूत पकड़ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, वीरेंद्र सचदेवा क्या अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं दिल्ली के? देखिए मैडम, अगर मेरी राय ली जाती तो वीरेंद्र सचदेवा ही दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि मैंने दिल्ली में कई प्रदेश अध्यक्ष देखे, सतीश उपाध्याय भी देखे, मनोज तिवारी जी भी देखे और कई नाम देखे, जो बीजेपी को दिल्ली में खड़ा नहीं कर पाए उस तरीके से, जैसे कि सरकार बना सके या संगठन में वो कितने विधायक जीत सके। तो मैं ये मानता हूं कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने वो काम करके दिखाया है, वो नेतृत्व दिया, वो बीजेपी को खड़ा होना सिखाया अपने पैरों पर, और न केवल खड़ा होना सिखाया, एक बहुत मजबूत सरकार थी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, उसका तख्ता पलट कर दिया एक तरीके से। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी लीडरशिप का होना जरूरी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों में टिकट दिए, उनको जितवा करके लाए, और कहीं भी आपने देखा दिल्ली बीजेपी में कोई घमासान नहीं हुआ, कोई टूट नहीं हुई, दिल्ली बीजेपी कभी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। तो ऐसे लोगों को अगर नेताओं को मौका मिले तो ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है अतुल जी, वो कह रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा का नाम ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जो है एक जुझारू नेता है और युवा नेता है, वो मिलनसार और सरल है जी। लेकिन जीतने के लिए तो जैसे हमने पहले बताया था कि दिल्ली में या कहीं पे भी आजकल तो मोदी चलते हैं कि मोदी की गारंटी। बीजेपी ने भी जो चुनाव लड़ा वो लड़ा मोदी की गारंटी, और गारंटी का पूरा होने की भी गारंटी। ये नारा लगातार जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया। बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही थी, उस वक्त हमें लगा था कि शायद अब आम आदमी पार्टी थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। लेकिन मोदी जी ने जब एक रैली की और उसमें कहा कि पुरानी स्कीम चलती रहेंगी और 2500 रुपए देने की घोषणा की, तो उसने भी एक मास्टर स्ट्रोक रहा। 12 लाख रुपए जो आयकर से छूट दी गई वो भी अपने आप में एक वो रहा। अरविंद केजरीवाल के जो बयान यमुना में जहर मिलाने जैसे, वो एक नेगेटिव चले गए आम आदमी पार्टी के। तमाम इसमें मुद्दे हैं, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा भी एक दावेदार हैं या हो सकते हैं, अच्छा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अल्टीमेटली होगा वही जिसको जो बीजेपी आलाकमान चाहेगा। और औपचारिक रूप से देखा जाए तो कहा जाता ये है कि जिसको विधायक चुनेंगे, लेकिन सही यही बात है कि ऊपर से जो पर्ची आएगी वो क्या आएगी, क्या सोच के आएगी, ये तो सिर्फ बीजेपी में 2 लोग ही हैं या 3 लोग हैं जो इसको जानते हैं। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वही जानते हैं। आलोक जी जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे फिर कहा, ये मामला हाईकमान के पास है और हवाई हाईकमान ये तय कर चुका है कौन मुख्यमंत्री होगा, और सिर्फ अनाउंसमेंट की देर है। हम और आप कुछ भी कवायद करेंगे उसका कोई माने नहीं है। फैसला अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को करना है, और जब तिथि घोषित हो गई है स्वेरिंग इन की, शपथ लेने की, तो उसके पहले ये नाम घोषित हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे एंडिंग कमेंट्स हम और आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है संजीव जी, मैं सबसे एंडिंग कमेंट्स ले लेती हूँ, बस कुछ सेकंड्स में अपने जवाब दे दीजिए। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्या स्टेप उठाएंगे?
कुछ नहीं, हमारी कोशिश यही होगी कि उनके मैनिफेस्टो को लेकर हम घूम रहे हैं, हमारे जेहन में वो छपा हुआ है, दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले वो पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, और नहीं करेंगे यदि तो इनकी पोल खोलेंगे हम बस। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आपको क्या लगता है 19 फरवरी को जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान है वो हो जाएगा या और टाइम लग सकता है? देखिए, मुझे लगता है विधायक दल की मीटिंग होते ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। अब जो विधायक दल का नेता होगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, और मुझे लगता है कि वो एक नाम केवल और केवल परमेश वर्मा होगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अब दिल्ली में बस कुछ ही दिन बच गया है जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी तो बीजेपी किस पर मुहर लगाती है। हम लगातार चर्चा कर रहे थे और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।